हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज के इस क्लास से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के पेट के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चंस बने हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। तो क्लासेस को इन तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ जब भी यूपी ट्रिपल एससी पेट के क्वेश्चंस की बात आती है, उनके टॉपिक्स की बात आती है, तो वो मेजरली जो है इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं काफी वाइड एरिया है, कई टॉपिक्स हैं जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। छठा है सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, फिर सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, तर्क एवं तर्क शक्ति, करंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश, ग्राफ एवं तालिका। यानी इन सभी टॉपिक से आपके पेट में क्वेश्चंस बनते हैं। शुरू करेंगे हम लोग बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, आप लोग कमेंट में आंसर भी करते रहिएगा। इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम टू इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए जो ये यात्री हैं, या आप कह लीजिए जो विदेशी व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख पाएंगे, आपको ऑप्शन दिया गया है 3, यानी 3 नाम है और आपको बताना है कि किस क्रम में आए। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, प्राचीन इतिहास में हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो फाहियान भारत आया, उसके बाद ह्वेनसांग आया, और थर्ड वन पे थॉमस रो या टॉमस रो आया। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये क्रम। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाहियान जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया, और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया। तो आप हर्षवर्धन जानते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप ऐसे भी समझ पाएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सेकेंड वन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो वो कौन सा युद्ध था जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। इससे भी आप याद कर पाएंगे, तो वो था बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में ये लड़ा गया था, और यहां पर सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उससे पहले आपको बताते चले कि ये जो पीडीएफ होगी, अगर आप कहेंगे तो हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहां से आप इसको देख भी पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट प्रोटोगनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, बल्कि हड़प नीति लाने का श्रेय भी उसी को जाता है, वो कौन था। तो वो था लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो नीति थी इसमें बेसिकली यही था कि जो भारतीय जो शासकों के जो राज्य हैं उनको अंग्रेजी यानी ब्रिटिश क्षेत्रों में मिला दिया जाए, ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंडियन हिस्ट्री हु वॉज धनवंतरी। यानी भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके कि एक नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन थे, या इन्हें किस रूप में जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है। तो धनवंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये जो प्रसिद्ध चिकित्सक है यानी फिजिशियन है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, और ये जो पुस्तक है इसमें मौर्य काल के समय के बहुत सारे विवरण हमें प्राप्त होते हैं। इंडिका का लेखक जो है वो मेगास्थनीज था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन द ईयर। जो साइमन कमीशन जो था किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। अब देखिए प्रथम बार आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कई बार बने एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1928 के फरवरी यानी फरवरी मंथ में ये कमीशन भारत आता है। और जब भी इस कमीशन की बात की जाएगी कि इस कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो वहां पर भी आपको ये डेट लिखनी है कि 1927 में जो है 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है, और इसी के विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगे थे इस विरोध में, क्योंकि उसमें कोई इंडियन नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में,
लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ था 1929 में। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, JL नेहरू। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पे मिलान करने से क्वेश्चन आया है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, एक साइड आप देख सकते हैं संगठन है, दूसरे साइड वो उन व्यक्तियों के नाम है। अब यहां पे आपको मिलान करना है, तो जो पहले आ रहा है उसको आप देख लीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, यानी ए का क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। गदर पार्टी सिंपल है, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी सन फ्रांसिस्को में। राइट, इसका बी का 1 हो जाएगा। मित्र मेला की स्थापना जो है VD सावरकर ने की थी, तो सी का 3 हो जाएगा। और होम रूल जो आंदोलन था, होम रूल लीग जो थी, वो 2 लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी, एनी बेसेंट और BG तिलक के द्वारा। तो यहां पे एनी बेसेंट दिया है, तो डी का जो है 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खिलाफत आंदोलन एक आंदोलन था जो शुरू हुआ था 1920 में, जो अली ब्रदर्स, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाइयों के नेतृत्व में ये शुरू हुआ, क्योंकि उस समय तुर्की के खलीफा का पद समाप्त किया जा रहा था, उसके विरोध में ये होता है। और महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस सपोर्ट का विरोध कौन करता है? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो था संगठन HRA, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल जी, जिन्होंने कानपुर में इसकी स्थापना की थी 1924 में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? एग्जाम में नदियों से और उससे बांध से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो वो हो जाएगा कृष्णा नदी के तट, कृष्णा नदी के पर यह बांध बनाया गया है, नागार्जुन बांध। उसी तरीके से और भी कई क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम लोग आगे, जैसे कावेरी का एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, शिव समुद्रम जो परियोजना है वो इसी नदी पर है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इन पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? यानी किस साल जो है ये चढ़ाई की गई थी, पहली बार कोई चढ़ा माउंट एवरेस्ट पे? तो ये 1953 में की गई थी। इसमें चढ़ने वालों में तेंजिंग नोर्गे या नार्गे और एडमंड हिलेरी और नार्गे, ये दो लोगों के द्वारा उस पर विजय प्राप्त की गई थी या चढ़ाई की गई थी। और इसके बाद जो एग्जाम में एक बार और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी प्रथम बार, तो वो थी बछेंद्री पाल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। और ये भरतपुर कहाँ सिचुएटेड है? तो राजस्थान में। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किस राज्य में स्थित है, तो ये आप इसको टिक कर पाएंगे। और इसी तरीके से कई क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? यानी कहां से वो प्राप्त होते हैं? जो भिलाई जो है, भिलाई अब कहां, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। या भिलाई इस्पात यंत्र किसके सहयोग से बना है या स्थापित हुआ है? तो रशिया, रूस, या ऑप्शन में USSR होगा तो उसे टिक करेंगे। और इसका जो लौह अयस्क है वो है डल्ली और राजहरा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कोरबा जो फेमस है वो कोयले के लिए है, एग्जाम में इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, ये जो खान है ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, यहां पर आपके दर्रे दिए गए हैं और उनके संबंधित राज्य दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 का आंसर आप करेंगे, एक बार पॉज करिए, देखिए। जोजिला और बुर्जिल दर्रा है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए बारालापचला और
और यहाँ पे सिपकिला दर्रा जो है ये उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दर्रा नहीं है, तो एक तो दूसरा गलत हो जाता है। उसके बाद है थागाला नीति पास लिपुलेख दर्रा, ये जो दर्रे हैं वो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ना कि हिमाचल प्रदेश में, तो ये दो गलत हैं। बाकी नाथुला और जलेपला जो है ये सिक्किम में है। तो राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? ध्यान रखिएगा, निजी निवेश में तो वो तब बढ़ती है जब नई पूंजी की अनुमानित प्राप्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यानी ये आपके इकोनॉमिक से क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो उस संस्था का नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म में हम उसको सीएसओ कहते हैं। उसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इस संगठन की स्थापना जो है वो 1951 में 1951 में की गई थी दिल्ली में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सर्विस सेक्टर? तो तीन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जीडीपी को, उसमें से पहला, दूसरा और तीसरा है। तो जो पहला सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर है, वो कृषि से संबंधित है। दूसरा सेक्टर जो है वो उद्योगों से संबंधित है, और तीसरा जो है वो सेवा से संबंधित है। तो यहां पे आपसे पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम, तो वो टर्सरी या तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है या जनक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामीनाथन से पूछा जाएगा तो वो हरित क्रांति। बलवंत राय मेहता से पूछा जाएगा कि ये किस लिए जाने जाते हैं, तो ये पंचायती राज व्यवस्था के जो पहली बार कमेटी गठित की गई थी उसके ये अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? उस समय के जो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 इन इंडिया? तो वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? अब जो नहीं है वो बताना है। तो राज्य सूची में सम्मिलित जो नहीं है, तो देखिए ये पुलिस हो गई, कानून व्यवस्था हो गई, जेल हो गया, ये सब जो है राज्य सूची का है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है, ये समवर्ती सूची का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो पहले अर्धसंघीय है, यहां पे प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शक्तियों का वितरण है, तो ये तो सही है, लिखित संविधान है, अर्धसंघीय संरचना है, क्वासी फेडरल है। तो ये तो तीनों हमें दिख रहा है, लेकिन ये कमिटेड जुडिशरी की तरह ऐसा यूनिटरी रहता, तो एक तंत्रीय जो न्याय तंत्र है ये यूनिटरी वर्ड रहता तो हम उसको मानते, बट ये जो हो जाएगा ये बाकियों से भिन्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? वो क्या, कहां पे आर्थिक न्याय की बात कही गई है भारतीय संविधान में? तो वो की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डीपीएसपीज में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 38 जो है ये इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अब ग्राम पंचायतों का गठन या किया जाना चाहिए उसकी बात है आर्टिकल 40 में, और ये गांधी जी का विजन माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 जो है ये आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था सर्वप्रथम? तो देखिए ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी में 2 कमेटी प्रमुख हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से हैं, लेकिन त्रिस्तरीय का मतलब है 3 स्तरों पर, एक तो ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये सुझाव दिया था 1957 में, जो है इस कमेटी का गठन किया गया था। और
अशोक मेहता कमेटी का गठन जो है 1977 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो एक्चुअली बिजली का प्रवाह सर्किट में तब होता है जब सर्किट बंद हो, यहां पे लिखा है स्विच इज क्लोज्ड, या सर्किट बंद हो, अगर ये लिखा होगा तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो वो हो जाएगा ओम। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो कौन सी एसिड है जो नींबू को खट्टा बनाती है? तो वो है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन से होता है, कार्सिनोजेनिक केमिकल कॉजेज, तो उससे क्या होता है? तो इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा के 3 सतह होती है मुख्य रूप से, ऊपरी सतह क्या कहलाती है? आप गेस करें और इसका आंसर बताएं। तो वो आप ऑप्शन से भी गेस कर सकते हैं। देखिए अंत चर्म लिखा है, अंतश्चर्म लिखा है, तो अंत यानी ऊपरी यानी बाहरी, तो वो अधिचर्म यानी एपिडर्मिस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहां पे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणित से पूछा गया क्वेश्चन है, एलिमेंट्री मैथ से। तो यहां पे देखिए आपको पहले सिंपली इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आ जाएगा 169 प्लस 27 अपॉन 169। अब आप इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर अंडर रूट ही हो जाएगा 196 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 30। अब यहां पे देखिए ये 196 किसका ये स्क्वायर होता है? तो वो होता है 14 का, बाहर हो जाएगा। 169 13 का, तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगा 14 अपॉन 13 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 13। अब यहां पे इस 1 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, -1 हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 14 माइनस 13 अपॉन 13 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 13। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 13 इज इक्वल टू एक्स बाई 13। 13 से 13 यहाँ कट जाएगा और बचेगा x इज इक्वल टू 1 या 1 इज इक्वल टू एक्स। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 37 होल 1 अपॉन 2, यानी 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे? तो इसके लिए क्या करना है? बेसिकली हमें इसमें जो है इससे भाग देनी पड़ेगी। 37 होल 1 अपॉन 2 से आप डिवाइड करेंगे 1/8। अब ऐसे तो डिवाइड नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 37 2 जा 74 प्लस 1 75 अपॉन 2। अब इसको होल को हम बटे में लिखेंगे तो 75/2 लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं? नीचे का नीचे गुणा होता है, ऊपर का ऊपर, तो ये किसको कैसे लिखेंगे? 75 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 4। 75 4 जा 300। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है 36.1 अपॉन 102.4। तो यहाँ पे क्या करना है? ये अंडर रूट में है। आप जब भी कोई बटा में संख्या होती है, जैसे 2/5 लिखा है, ऊपर आप 10 से गुणा कर दें, नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि आप इनको हटा देंगे तो वैल्यू सेम होगी। सेम यही कंसेप्ट हम लोग इस पर भी फॉलो करेंगे। जैसे देखिए 36.1 अपॉन 102.4। अब इनमें दो ऊपर नीचे जो है 10 का हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 361 अपॉन 1024। अब ये जो है अंडर रूट में है तो ये किसका स्क्वायर होता है? 361। आप गेस करिए और आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, 19 अपॉन 32। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या जो है 4% की वार्षिक वृद्धि है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 यानी 0.5% वार्षिक तक घट भी जाती है। यानी एक तरफ तो बढ़ती है, दूसरी तरफ घटती भी है। बढ़ती कितनी है? 4% से, घटती कितनी है?
1/5% या 1/2% से, और 3 वर्षों में इसकी वार्षिक जो है वो वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए पूरी पॉपुलेशन को 100 मान लेते हैं। 4% की वृद्धि होती है यानी 104%। इसको आप लिखिए 3 बार, 104, 104, 104। फिर उसके बाद घटता कितना है तो वो 0.5, तो 99.5 बचा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा, यहाँ पे कम जगह होने की वजह से नहीं हो रहा, राइट आंसर हो जाएगा 10.8%। ये कंसेक्यूटिव जो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस से क्वेश्चंस बनते हैं उसी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 13 परिणामों का औसत जो है वो 68 है, यानी 13 ऐसे परिणाम थे, 13/13 हुए होंगे तो 68 आया है उसका एवरेज। अब ये कहा गया कि अगर पहले साथ का अगर कोई 13 संख्या हो, x1 x2 या कोई संख्या हम मान लेते हैं ABCDEFGHIJKLM, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 संख्या है। इन 13 का एवरेज जो है वो 68 आया, ऐसा पहली लाइन में लिखा गया। लेकिन दूसरी लाइन है पहले 7 का औसत जो है 1 2 3 4 5 6 7, इस पहले 7 का जो है वो आ रहा है औसत 63, और आखिरी 7 का जो है वो औसत क्या आ रहा है, वो 70 आ रहा है। तो पूछा गया कि 7वें का परिणाम क्या होगा, ये जो 7वां है ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए हो यहां पर तो आप इसको यहां भेजेंगे तो x13 यानी 13 संख्याओं का जो परिणामों का औसत है वो आपको 68 में 13 मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई आप करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 884, 884 जो हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इस 7वें का करना है, 63 में जो है 7 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 441, ये पहले का हो गया, पहले 7 का। आखिरी 7 की वैल्यू क्या होगी तो 70 में हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 490 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के हम 884 से घटा देंगे, 884 में हम घटाएंगे कितना, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को सॉरी यहाँ पे ये कॉमन हो रहा है तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 441 490, इसको जोड़िए 1 आ गया, 3 9 931 931 आ रहा है। इनमें से हम 884 को घटा देंगे, 88 को 4 को घटाएंगे तो राइट आंसर यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 47 आ जाएगा, और वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तीक्ष्ण का मतलब बिल्कुल नुकीला, नुकीला होगा। कुंठित का मतलब वो नुकीला ना होना, इसका विलोम हो जाएगा। और तीक्ष्ण का मतलब तेज भी होता है, कुंठित का मतलब बहुत ही मंद होता है। गजबदन का पर्यायवाची है, गजबदन किसका पर्यायवाची, गज जैसा बदन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर करेंगे और आप उम्मीद है आप सभी कर पाएंगे, गणपति हो जाएगा। यानी गणपति, गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, ये सभी गणेश के जो है पर्यायवाची हैं। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ यानी कंट का किरण जो हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, करना का मुहावरा, क्या मुहावरे का अर्थ पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है उचित न्याय करना, यानी दूध का दूध, पानी का पानी करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी चयन करना है तो बहिष्कार कैसे लिखा जाता है, इजी क्वेश्चन है बट ऐसे अच्छे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो बहिष्कार का जो सही रूप है वो यही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में पैसेज आएगा, पैसेज में आप देखिए एक पैसेज दिया है, आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स, फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट burned steadily near the door, I lay still trying to get sleep but my fear made that impossible and soon I set up ... इस तरीके से आप पढ़ेंगे। और इसको शॉर्ट तरीका ये होता है कि पहले आप क्वेश्चंस देखें। द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, वो बैठकर झांक रहा था अंधेरों में, क्यों। तो यहाँ पे ये देखेंगे ये लाइन कहाँ आ रही है, सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस। तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक लाइन आएगी कि बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल एंड सून आई सेट अप इन द बेड
पियरिंग इनटू द डार्कनेस, यानी कि वो डर के मारे उठता है और बैठ जाता है अपने बेड पे, सो नहीं पाता है। तो किसकी वजह से नहीं सो पाता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्यों, तो बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज। अब ऑथर जो है वो कैसे जंप्ड आउट हुआ है, क्यों जंप आउट हुआ है, यानी कूद गया है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये लाइन कहां है, तो देखिए यहां पे आप देखेंगे, हाँ, फॉर एन आवर आई मस्ट हैव सेट लाइक दिस एंड देन आई वॉज सडनली रोज्ड बाय द ड्रॉट ऑफ द कोल्ड एयर। जब उसके फेस पे या उसके शरीर पे ठंडी हवा आती है तो वो जो है कूद पड़ता है। तो यानी ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी सारे क्वेश्चंस आपको उसी से देख मैच कराने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू द फर्स्ट, उसमें से जो ऑथर है उसने पहले क्या किया, पहली लाइन में ये है आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट। तो ये पहले बेड पे चढ़ा और खुद को लपेटा आपने उस चद्दर में। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि फर्स्ट क्लाइम इनटू द बेड। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, लिखा है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड का पर्यायवाची सिनोनिम क्या होगा, तो प्राइड का सिनोनिम डिग्निटी हो जाएगा। डिग्निटी का मतलब मर्यादा, प्राइड स्वाभिमान कुछ संबंधित हो जाएगा। गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कीन का एंटोनिम यानी आपका विपरीतार्थक या अपोजिट पूछा गया है। कीन का मीन्स इच्छुक होता है, उसका जस्ट अपोजिट डल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक सा है, लेकिन आगे हो सकता है क्वेश्चन टफ भी पूछे जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। डॉग, रैबीज, तो मॉस्किटो से क्या कौन सा रोग होता है, अगर यानी इसका मतलब है कि कुत्ते के काटने से जो है वो रैबीज जैसी बीमारी होती है। तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो वो है मलेरिया। राइट आंसर ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। नन, मॉन्क, प्रीस्ट और नाइट। तो ये जो हो जाएगा नाइट, सुरवीर, बाकी जो है वो एक धर्म से रिलेटेड दिख रहे हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द डिफरेंट, ये ऑड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा है कंप्यूट्रोन को अगर हम लिखते हैं इस प्रकार से, अब ये लिखकर आप देखिएगा COMPUTRONE। पॉज करके भी आप इसको सॉल्व करिए। अब इसको लिखा गया है PMOCTUNOR। अब यहां पे हो क्या रहा है, बेसिकली आप देखिए COMPPMOC, यानी कि स्टार्टिंग का जो 4 है वो ऑपोजिट जो है यहां पर लिख दिया गया है। बीच का जो UT है, UT को TU लिख दिया गया। लास्ट का जो RONE है उसको NOR लिख दिया गया। यहां पे ENOR होगा, हाँ ENOR लिख दिया गया। तो बेसिकली अब जो ये रिलेशन इसमें हो रहा है वही रिलेशन जो है ENOR, यही रिलेशन हमें एडवांटेजेस में बताना है। तो एडवांटेजेस में भी हम पहले 4 को अलग कर लेते हैं। 4 को अलग विपरीत लिखेंगे तो AVDA, और AVDA देखिए इन 2 में आ रहा है AB। अब पूरे को सॉल्व करिए, TA जो हो जाएगा वो AT हो जाएगा, और लास्ट में जो दिखा गया है AGES तो SEGA हो जाएगा। SEGA राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी बुआ है। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन से ऐसे आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो आदमी जो है, यानी उस आदमी को हम ए लिख दे रहे हैं, वो एक औरत से कहता है, एक महिला से कहता है फीमेल से। तो फीमेल के लिए हम लोग इस तरीके से चिन्ह बनाते हैं, यानी एक शेप बना देते हैं। जो ये सर्कल है ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये ट्राइंगल है ये फीमेल को। अब फीमेल से वो क्या कहता है कि तुम्हारी माँ के पति की बहन, तो इसकी माँ मदर, प्लस माइनस से भी दिखाया जाता है माँ के पति की बहन। ये जो लिखा गया हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर कहा गया वो बहन मेरी बुआ है, यानी इस व्यक्ति की बुआ है।
तो यहां पे पूछा गया वो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। जब इसकी बुआ है तो इसकी भी बुआ होगी, फीमेल की भी, जिस औरत की ओर वो बात कर रहा है, या जिस महिला से वो कह रहा है, महिला या फीमेल से जो कह रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों भाई बहन हुए। तो वो महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, तो वो जो है बहन लगेगी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा उसका सही जवाब हो जाएगा। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करना ही सबसे सही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। 18 फेब 2005। जब लीप ईयर नहीं होता है तो एक दिन जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, ऑड होता है, तो एक विषम दिन दिखता है, तो एक यहां हो गया। यानी कि अगर अब 5 की बात की जाए, इस दिन फ्राइडे था। हम धीरे धीरे क्रमवार बढ़ते हैं। अब 18 फरवरी 2006 में अगर हम देखेंगे तो उस दिन जो पड़ेगा वो आ जाएगा सैटरडे। अब 18 फरवरी 2007 को अगर हम देखें तो वो आ जाएगा संडे। अगर लीप ईयर आ जाता तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता। इसमें कहीं लीप ईयर नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, फरवरी तो है लेकिन लीप ईयर नहीं आया है, तो इस वजह से, और 29 से पहले की डेट है, 28 से पहले की, तब इसमें मैटर नहीं करता। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब सामान्य ईयर है तो एक वर्ष यानी एक दिन अधिक हो जाता है, तो यहां पर संडे हो जाएगा और दिन रविवार होगा 18 फरवरी 2007 को। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज की इस क्लास में जो है 50 क्वेश्चंस देखे। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, बट अगले क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आप सभी ने क्लास को एंड तक जरूर देखा होगा। अगर आप चैनल इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि डेली क्लासेस कब आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लाइव भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। फर्स्ट क्लास थी, अगले क्लास में, सेकंड क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।